नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं बात करूंगा, खासकर यूपीएससी पीसीएस पे थोड़ा सा फोकस रहेगा। वन लाइनर न्यूज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। कौन कौन सी मेजर हेडलाइंस डिस्कस करने वाला हूँ, तो G20 की मीटिंग हो रही है। G20 की मीटिंग में वेराइट टॉपिक्स पे बातचीत हो रही है। उसमें एक टॉपिक ये है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के एक्स्ट्राडिशन मतलब मान लो इंडिया से कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके यूके भाग जाता है, लंदन भाग जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी वापस लाया जा सके, इसका नियम कानून, इसके लिए एक्स्ट्राडिशन के लॉज को डिफाइन करिए। फिर आगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रेजिमेंट्स को पूरी तरीके से इंडिया को डिलीवर कर दिया जाएगा अर्ली 2024 तक या फिर लेट 2023 तक रशिया के द्वारा। प्रॉब्लम यहां पे बस पेमेंट्स में आ रही है। फिर ये जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का जो फैक्शन है, उद्धव ठाकरे साहब का जो फैक्शन है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे अप्लाई होगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। पेड न्यूज को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी इशू की है कि क्या एक्चुअली में पेड न्यूज होगी, इसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम को यहां पे डिक्लेयर किया गया 2021-22 के लिए बीजेपी की सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस, तीसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में बात करेंगे। फिर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इस समय पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अगेंस्ट एक जंग सी लड़ रहा है। एफआरए के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए थे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो रूल्स लाए गए थे 2022 के, जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रोविजन को डाइल्यूट करते हैं, सरकार बोल रही कि नहीं भाई, हम तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लेके आए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और सुप्रीम कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो ये पूरा न्यूज क्या चल रहा है, पूरा मुद्दा क्या है, इसको समझाऊंगा। एडिटोरियल्स में जुडिशरी कैसे पॉलिटिसाइज हो रही है, इसके बारे में एक आर्टिकल है। नॉर्मल कर हमारे सोशल सर्कल्स में, एजुकेशनल सर्कल में समझा जाता है कि भाई मैथमेटिक्स और साइंस गर्ल्स के लिए नहीं है, ये अपने आप में एक मिथ है, इसके बारे में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। ग्लोबल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म है G20, कैसे इंडिया G20 के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को क्रिटिसाइज करके, इसके बारे में बात करेंगे। फिर मैसेज फॉर मैच्योरिटी सीयरिंग चेंजेस, तो 5 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। एक AIMIM पॉलिटिकल पार्टी का जो एक्सपेंशन है तेलंगाना के अंदर, उसके ऊपर बातचीत हो रही, तो प्योरली पॉलिटिकल आर्टिकल है। समय होता तो मैं डिस्कस कर लेता, लेकिन ये आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सिंपल आर्टिकल है, पॉलिटिकल है और कुछ हद तक रीजनल है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। तो 5 एडिटोरियल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की नोटिफिकेशन और PDF दोनों आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड मतलब आपकी एक्टिव सर्विस के जो मिलिट्री पर्सनल है वो कितने प्रेजेंट है, मतलब ग्राउंड ट्रूप्स कितने हैं, इन्फेंट्री कितनी आपकी ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉयड है एक मिलिट्री ऑपरेशन में, इसको आप बोलते हो बूट्स ऑन द ग्राउंड। पहली न्यूज, वीडियो पे लाइक का और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। GS पेपर 2 G20 मीटिंग, इंडिया आस्क्ड G20 टू एक्स्ट्राडाइट इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फास्ट। तो भैया इंडिया ने बाकी G20 कंट्री से बोला है कि जल्दी जल्दी मल्टीलैटरल एक्शन लीजिए, जिससे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को जल्दी एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो कि इकोनॉमिक फ्रॉड करके दूसरे देशों में भाग जाते हैं, तो उनके एसेट्स को हम जल्दी जल्दी कब्जा कर सके, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और अब्रॉड से भी। क्योंकि देखिए आज की डेट में इंडिया का कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर US भाग के जाएगा, तो US में उसने कोई एसेट्स एक्वायर किए तो उसको इंडिया आपके लिए न्यूट्रलाइज कर सकता है। वहीं पे US का इकोनॉमिक ऑफेंडर अगर इंडिया में आए तो वाइस वर्सा, तो इससे क्या है, पूरी दुनिया को फायदा होगा। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इटली के साथ मिलकर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर स्टेट जितेंद्र सिंह साहब ने क्या बोला है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैव बीन अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेनी, especially when the offenders flee from the jurisdiction of the country. India has put in place specialized legislation in this regard in the form of Fugitive Economic Offenders Act 2018, जिसमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को क्या डेफिनेशन की गई है, इट इज एन इंडिविजुअल अगेंस्ट whom a warrant of arrest in relation to a scheduled offense has been issued by any court in India and who has left the country so as to avoid criminal prosecution or the FU abroad refuses to return to face criminal prosecution, जैसे विजय माल्या हो गए, ठीक है, ओवरऑल देश छोड़ के भाग गए, अब लंदन में बैठे हुए वापस नहीं आ रहे, इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस है, ओवरऑल इन्होंने गड़बड़ की है, पैसों में धांधली की है, अब इनको वापस बुलाया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा खा गए हैं, वापस कर नहीं रहे हैं, बिजनेस फ्रॉड था, बस कैलेंडर छापने में सारे पैसे खत्म कर दिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करने के लिए वापस नहीं आ रहे, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो गए। तो ऐसे बहुत से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जिनको इंडिया चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए इंडिया के अंदर।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने एक्टिवनेस के चलते लगभग 180 बिलियन डॉलर के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एसेट्स उनको वापस दिलवा चुकी है। जबकि एक्चुअली अगर आप देखो तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, वो बैंकों के साथ फ्रॉड करके 272 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा चुके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जिसमें से ईडी ने लगभग 180 बिलियन डॉलर वापस भी दिलाए हैं। तो यहां पे जितेंद्र सिंह साहब, हमारे मिनिस्टर साहब का ये बोलना है, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट का, कि भाई G20 डेलीगेट से कि इंडिया स्पीडी कन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोथ एंड होम एंड अब्रॉड। तो एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की जो भी एसेट्स है इंडिया में या अब्रॉड में, उसको जल्दी से जल्दी कन्फिस्केट करके, डाइल्यूट करके अगर पैसा रिकवर किया जा सके, तो जिन बैंकों के साथ फ्रॉड करके, डिफॉल्ट करके भागा गया है, उन बैंकों की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को, उनकी हेल्थ को बचाया जा सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल हो सकता है। इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन फाइनेंशियल क्राइम्स बढ़ेगा और सारी कंट्रीज को नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन। टैक्स कॉम्प्लायंस करना आसान होगा, वगैरह वगैरह। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की डेफिनेशन तो हमने देख ली, जिसको अरेस्ट वारंट इशू किया गया है फॉर द कमीशन ऑफ एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस। और ये ऑफेंस अगर आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में लिख रखा है तो भी चलेगा। फाइनेंशियल इंपैक्ट 100 करोड़ का होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई 100 करोड़ से कम का घपला करके गया तो उसको भारत सरकार नहीं ढूंढेगी, लेकिन जो 100 करोड़ से ज्यादा का घपला करके गए हैं, वो भैया अपने आप में एक एलीट क्लब है, उसको बोला गया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो मनी लॉन्ड्रिंग, चेक्स को डिसऑनर करना, क्रेडिटर्स यानी बैंक जो लोन उधार देते हैं उनसे फर्जीवाड़े में बैंक ले लेना, उनको पैसा वापस ना करना, ये सब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर लिस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, बायलैटरल डील डिफेंस जीएस पेपर 2-3, ऑल 5 S-400 रेजिमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय अर्ली 2024। देखिए, इंडिया ने रशिया के साथ एक 5.43 बिलियन डॉलर्स की डील की थी, लगभग 40,291 करोड़ की डील थी। अक्टूबर 2018 में इसको साइन किया गया था। आज की डेट में अगर आप 5.43 बिलियन डॉलर को 83 की कन्वर्जन रेट के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा पैसा आएगा। जब डील साइन हुई थी तब कन्वर्जन रेट $1.74.2 था, तो उस हिसाब से 40,291 करोड़ बन रहा है। ठीक है, 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया रशिया से इंपोर्ट करेगा, ये बात होगी। 3 इंपोर्ट हो चुके हैं और उनको नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे डिप्लॉय भी कर दिया गया है। 2 आने बाकी है, तो या तो इस साल के एंड तक या अर्ली 2024 तक जो बाकी बचे हुए 2 S-400 डिफेंस सिस्टम है ये भी आ जाएंगे। इंडिया को डर था कि शायद काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंदर यूएस इंडिया पे सैंक्शन लगाएगा जैसे टर्की पे लगाया था, बट ऐसा कुछ यहां पे नहीं हुआ है। ओवरऑल रूपी रूबल एक्सचेंज के थ्रू इंडिया पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया इस समय पे ना यूरो में पेमेंट ले पा रहा है, ना यूएस डॉलर्स में पेमेंट ले पा रहा है, और ओवरऑल अब चाइनीज रेनमी में इंडिया पेमेंट नहीं करना चाहता होगा। तो इस कंटेक्स्ट में रूपी रूबल मैकेनिज्म के थ्रू इंडिया पेमेंट करने की यहां पे कोशिश कर रहा है। ओवरऑल 2 सिस्टम्स और आ जाएंगे इस साल के एंड तक। इसी रिस्पेक्ट में पेमेंट्स को लेके, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस को लेके, ये जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इनको रिजॉल्व करने के लिए जो फॉरेन मिनिस्टर रशिया के सर्जेई लेवरोव साहब, ये जयशंकर साहब के साथ मिलेंगे G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट के समय पे। तो ये सबको पता है कि ओवरऑल यहाँ पे इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है रशिया से। इसके बारे में पेमेंट इश्यूज आ रहे हैं और इंडिया पेमेंट कैसे रिलीज करे इसके बारे में बातचीत कर रहा है। आप सोचो, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, दूसरी तरफ इंडिया ओपनली अपने हित की चीज रशिया से खरीद रहा है, सामने सामने बातचीत कर रहा है। इससे पता चलता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी एग्रेसिव आज की डेट में हो चुकी है। जब ये 5.43 बिलियन डॉलर की डील साइन हुई थी तब इंडिया को 15% का एडवांस देना था। तो शुरू में पेमेंट वगैरह में थोड़ा डिले हुआ है, इस वजह से भी S-400 की डिलीवरी थोड़ी डिले हो रही है। फिर रशिया को ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया, तो स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद फॉर्मल बैंकिंग चैनल से इंडिया पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है टू रशिया। तो इंडिया रशिया ने बोला कि चलो रूपी रूबल अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब यूएस डॉलर से पेमेंट नहीं हो पाई तो भाई यूरो में पेमेंट लेने की कोशिश की, जब यूरो से भी नहीं हो पाई तो रूपी रूबल मैकेनिज्म पे पहुंच गए, और उस मैकेनिज्म में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ये मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रशिया द्वारा डिजाइंड है। मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज SAM, ठीक है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल। और ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस की जो 3rd मिसाइल है, यूएस डेवलप्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, उससे भी ज्यादा सुपीरियर है S-400। तो S-400 400 किलोमीटर तक की रेंज में 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे आने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को गिरा सकती है, ठीक है ना।
100 एयरबॉर्न टारगेट्स को एक समय पे एक S-400 सिस्टम ट्रैक कर सकता है और 6 को कंसीक्वेंटली, मतलब 6 को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मतलब 6 इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स को एक ही समय पे ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अपने आप में बहुत तगड़ा एडवांस सिस्टम है। चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने साइड पे ऑलरेडी S-400 डिप्लॉय कर चुका है और हमने अभी अभी किया है। आगे आने वाले समय में जो 2 और S-400 आएंगे, हो सकता है एक लद्दाख में ही डिप्लॉय किया जाए। फिर भाई नेक्स्ट, GS पेपर 2 एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज इवन इफ अ फैक्शन स्प्लिट्स फ्रॉम द पार्टी, सुप्रीम कोर्ट एट शिवसेना हियरिंग। भाई देखिए, क्वेश्चन यहां पे ये उठ रहा था, एकनाथ शिंदे साहब का फैक्शन शिवसेना से अलग हो गया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम शिवसेना ही हैं। तो उद्धव ठाकरे साहब अलग हो गए, एकनाथ शिंदे साहब अलग हो गए। अब सवाल ये उठता है, उद्धव ठाकरे साहब ने बोला कि भाई ये पार्टी व्हिप की बात ना मान के अलग हो रहे हैं, इनको मैं डिस्क्वालीफाई करूंगा। एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे हैं कि भाई हम तो शिवसेना ही हैं, हम कौन से दूसरी पार्टी में जाके मिल गए हैं। तो हम दूसरी पार्टी में जाके नहीं मिले हैं, इसलिए हम पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग में यह बोला गया है कि भले ही एक फैक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो जाए और जाके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ना मिले, तो अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जाके मिल रहा है तब तो डिफेक्शन लगेगा ही लगेगा। अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जाके नहीं मिल रहा है तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ प्ले में आएगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात बोली यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बात एकनाथ शिंदे जी के फैक्शन के अगेंस्ट जा सकती है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनल डिसीजन आगे आने वाले समय में हो, चूंकि हियरिंग काफी सारी है। तो बेसिकली जब एक स्प्लिट होता है, स्प्लिट मतलब 2/3 से ज्यादा मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के अलग हो गए, तो उस कंटेक्स्ट में ओवरऑल वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स के अंदर आएंगे, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल फैक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो रहा है वो माइनॉरिटी फैक्शन है या मेजॉरिटी फैक्शन है, मतलब उसको कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं या ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल लागू होगा कि नहीं होगा। 10th शेड्यूल लागू होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितने नंबर ऑफ मेंबर्स का फैक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो रहा है। तो बेसिकली यहां पे सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ साहब की बात बोली जाए तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के फैक्शन के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल लग सकता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे सुप्रीम कोर्ट यह भी बोल रहा है कि एक बार मेजॉरिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब शिवसेना की मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे साहब के पास चली गई और उद्धव ठाकरे साहब के पास नहीं रही, तो उद्धव ठाकरे साहब के पास भी कोई मॉरल राइट नहीं है चीफ मिनिस्टर रहने का। यह भी साफ साफ बोला है। देखिए, शुरू में यहां पे काफी पॉलिटिक्स हुई। जिस समय पे यह बवाल हो रहा था उस समय पे स्पीकर नहीं था महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में, डेप्यूटी स्पीकर थे नहरारी जारीवाल। अब नहरारी जारीवाल ने यह बोला, 48 घंटे का नोटिस दिया एकनाथ शिंदे को और बोला कि यहां पे आओ, अपना व्यू पॉइंट सबमिट करो, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे तुमको। कम से कम 7 दिन का टाइम देना चाहिए नियम कानूनों के हिसाब से। तो एकनाथ शिंदे साहब सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जारीवाल की इस एक्टिविटी को रोक दिया, डिस्क्वालीफाई करने वाली, और 12 दिन का समय दिया किसको, एकनाथ शिंदे साहब के फैक्शन को, कि भाई जो भी आपके व्यू पॉइंट है वो जाके आप सबमिट करो। तो बेसिकली जल्दी जल्दी में आनन फानन में नरहरी जारीवाल डेप्यूटी स्पीकर चाह रहे थे कि जो भी MLAs शिवसेना के एकनाथ शिंदे को फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। 48 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई करने का प्लान था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 12 दिन का समय है ओवरऑल इनके पास जवाब देने का। अब उसके बाद गवर्नर ने यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कॉल कर दिया, वोटिंग पड़ी और वोटिंग में उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तब यहां पे 2-3 लीगल एंगल्स निकल रहे हैं। एक नबम राबिया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें साफ साफ ये बोला गया है कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चालू है, अगर लीगल प्रोसीडिंग, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को हेड नहीं कर सकता स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। तो यहां पे नरहरी जो जारीवाल थे उनके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स चालू थी, जिसके चलते टेक्निकली डिफेक्शन करना उनकी कॉम्पिटेंस में आता नहीं था। नबम रेबिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। उसके साथ साथ देखा जाए तो जितने आनन फानन में डेप्यूटी स्पीकर ने 48 घंटे का समय दिया था, उससे यह पता चल रहा था कि जल्दी से जल्दी एकनाथ शिंदे वाले फैक्शन को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते थे। तो चीफ जस्टिस साहब यहां पे यही बोल रहे हैं कि अभी की जो सरकार है महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे साहब की, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को डेप्यूटी स्पीकर की एक्टिविटीज को ना रोक के 12 दिन का समय ना दिया होता MLAs को, तो
महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर इन एकनाथ शिंदे के एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर देते और आज की डेट में एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होते महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक्सेप्ट कर ली है कि ओवरऑल अगर अभी एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के सीएम है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स चला रहे थे उनको 12 दिन के लिए रोक लिया था। उसके बाद गवर्नर ने यहां पे ट्रस्ट वोट के लिए कॉल कर लिया। ट्रस्ट वोट में एकनाथ शिंदे साहब जीत गए, चूंकि उनके पास मेजॉरिटी थी। एक तो उनका फैक्शन काफी स्ट्रांग था, दूसरा बीजेपी का सपोर्ट था और वो चीफ मिनिस्टर यहां पे बन गए। तो 2-3 पॉइंट को यहां पे टच किया है। एक पॉइंट तो यह टच किया गया है कि अगर एकनाथ शिंदे साहब के पास पॉलिटिकल मेजॉरिटी थी जो कि उद्धव ठाकरे साहब के अगेंस्ट थी, तो उद्धव ठाकरे साहब के पास कोई एथिकल ग्राउंड नहीं है चीफ मिनिस्टर बने रहने का, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे स्पीकर ने जल्दी जल्दी में काम किया, 48 घंटे के अंदर मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, जबकि वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट नहीं था नमम राबिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। और बाद में गवर्नर ने जल्दी जल्दी बुला के जो फ्लोर टेस्ट करवाया उसको भी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइजिंग वे में ही एड्रेस कर रहे हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस जरूर किया है, बट इसके अंदर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुनाया है। इसके ऊपर अभी और बातचीत होगी और फाइनल वर्डिक्ट जब सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन की अगर बात की जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है डिफेक्शन के। एक प्रोविजन है डिफेक्शन का जिसको आपको जानना जरूरी है, वो है वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप। अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली छोड़ देते हो, उस पार्टी के हित के अगेंस्ट काम करने लगते हो, तो भी आपको डिफेक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे आप रिजाइन कर दो तो सिर्फ रिजाइन करना ही वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप में नहीं आता, इसका एक वाइडर कॉनोटेशन है। आप रिजाइन नहीं कर रहे हो लेकिन आपके कंडक्ट के बेसिस पे भी ये माना जा सकता है कि आपने मेंबरशिप को वॉलंटरली छोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो 2017 में जनता दल यूनाइटेड के 2 मेंबर्स को राज्यसभा के चेयरमैन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉलंटरली गिविंग अप देयर मेंबरशिप। क्यों? क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को मल्टीपल इवेंट्स में क्रिटिसाइज कर रहे थे, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज को अटेंड कर रहे थे। तो बेसिकली जनता दल यूनाइटेड के ये 2 मेंबर्स भले पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं कर रहे थे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पॉलिटिकल पार्टी को मेलाइन कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जाके इधर उधर बोल रहे थे, इसलिए ओवरऑल उनको यहां पे डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है ना भाई। तो वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप में रेजिग्नेशन के साथ साथ एक और बड़ा फैक्ट होता है कि अगर वो लेजिस्लेटर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट ही काम करने लगता है तो भाई उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। एक और ग्राउंड डिफेक्शन का वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें पार्टी विप ने अगर पर्टिकुलर कैंडिडेट को बोला है कि इस मुद्दे पे ये वोट डालो, ये वोट मत डालो, और वो बात नहीं मानता तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक और बात, टेक्निकली यहां पे जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन डिसीजन नहीं लेता तब तक जुडिशरी का रोल नहीं आएगा। लेकिन एक बार अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिसीजन ले लिया तो उस केस में अगर आप देखो तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन जा सकती है। तो पहले कुछ ऐसा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि भाई 10th शेड्यूल के अंदर जो डिफेक्शन है वो करना है या नहीं करना है। मतलब इट इज अप टू द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो भी पावर में है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर मेंबर को डिफेक्ट करना है, डिस्क्वालीफाई करना है अंडर द 10th शेड्यूल और नॉट। और पहले ओवरऑल डिसीजन फाइनल हुआ करता था, इसके अगेंस्ट कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बात अभी भी क्लियर है कि पहले डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देना पड़ेगा। तो टेक्निकली यहां पे नाहरवाल साहब जब डिसीजन ले रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि नमम राबिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से जब ऑलरेडी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर 10th शेड्यूल नहीं चला सकता, जो कि यहां पे डिप्टी स्पीकर साहब चला रहे थे। ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल न्यूज का एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो आप ओवरऑल अपने व्यू पॉइंट्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इलेक्शंस प्रेस काउंसिल इश्यूज एडवाइजरी ऑन पेड न्यूज। तो भैया जर्नलिस्टिक कंडक्ट 2022 बेसिकली प्रिंट मीडिया को इंस्ट्रक्शंस दिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि जो जर्नलिस्टिक कंडक्ट है 2022 का पेड न्यूज का, इसको प्रिंट मीडिया को फॉलो करना है। बहुत सारे
स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इन इलेक्शंस के समय पे ये मीडिया हाउसेस जो भी छापते हैं उसकी काफ़ी वैलिडिटी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए जो भी छापना है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छापना है। कई बार ऐसा देखा गया कि न्यूज़पेपर्स लीडर्स द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को मिसकंस्ट्रू करते हैं, मिसकोट करते हैं, गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, एक ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के फेवर में दिखता है और दूसरे के अगेंस्ट में दिखता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को पेड न्यूज कहा जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, columns of news item which largely indicate names of voters on caste basis and supporters of the candidate of a particular political party. Such tenure and manner of presentation of news establish the report to be paid news. मतलब कास्ट की बेसिस पे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना, एक जगह पे ये बताना कि हाँ भाई ये कास्ट के ये रिप्रेजेंटेटिव है तो यही जीतेंगे, इस प्रकार की न्यूज को पेड न्यूज बोला जा सकता है। ठीक है ना भाई। कई बार क्या होता है कि दो न्यूज़पेपर्स एक ही प्रकार की न्यूज को वर्बेटिम छाप देते हैं और उस पर्टिकुलर न्यूज में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तारीफ हो रही होती है और किसी दूसरे इंडिविजुअल की बुराई हो रही होती है, ओके, और उसका कोई साउंड साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है, तो उसको भी आप पेड न्यूज की कैटेगरी में रख सकते हो। फिर एक कैंडिडेट ने अभी नॉमिनेशन भी फाइल नहीं हुआ है और आप बता रहे हो कि नहीं भाई यही जीतेगा, तो ये भी पेड न्यूज कहा जा सकता है। हालांकि कोई एक्टर आ गया और एक्टर किसी इलेक्शन रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके बेसिस पे इंथुजियाज्म आ गया पब्लिक रैली में, तो उसको रिपोर्ट करना पेड न्यूज नहीं बोला जाएगा। ठीक है भाई। फिर भाई कैंडिडेट्स की जो भी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं वो बैलेंस नेचर में कंडक्ट किए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बोला है कि न्यूज़पेपर्स के पास ये फ्रीडम है कि वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का पॉलिटिकल पार्टी का ऑनेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या चांसेस हैं उसके जीतने के, बट ओवरऑल उसमें अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकते, उसमें अपना बायस नहीं दिखा सकते। ठीक है भाई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के अंदर बनाया गया स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई ये आपकी, ओके। काम क्या है इसका, प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मेंटेन एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज इन इंडिया। इसमें चेयरमैन होता है, 28 और मेंबर होते हैं। इसके चेयरमैन को चुना जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और अ मेंबर इलेक्टेड ऑफ पीसीआई के द्वारा। फंक्शंस क्या है पीसीआई के, हेल्पिंग न्यूज़पेपर मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, बिल्डिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ एजेंसीज, help maintain high standards of public taste and foster responsibility among citizens, review development likely to restrict flow of news। तो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट भाई 2021-22 में सबसे ज्यादा किस पॉलिटिकल पार्टी की इनकम है, तो भारतीय जनता पार्टी की इनकम है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तृणमूल कांग्रेस। तो भाई क्या बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इनकम करी है 1917.12 करोड़ की। 8 नेशनल पार्टीज में सबसे ज्यादा इनकम भारतीय जनता पार्टी की है। यह डाटा रिलीज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एन एनालिसिस पब्लिश्ड बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक एनजीओ है, इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है भाई तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की इनकम है 545.74 करोड़ रुपीस। तृणमूल कांग्रेस के बाद आता है कांग्रेस, कांग्रेस की इनकम है 541.27 करोड़ रुपीस। तो टोटल 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम रही है 3289.34 करोड़, जिसमें से बीजेपी का शेयर है 58% से ज्यादा। बीजेपी की इनकम 2020-21 में थी 752.33 करोड़, जो कि इस साल हो गई है 1917.12 करोड़। और 54% जो बीजेपी की इनकम है 1917.12 करोड़, इसका 54% आता है कहां से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। ठीक है भाई। तृणमूल कांग्रेस की इनकम की बात की जाए तो पिछले फिस्कल ईयर में तृणमूल कांग्रेस की इनकम थी 2021 में 74.41 करोड़ रुपए, और 21-22 में भाई 7 गुना हो गई। ठीक है ना, 545.74 करोड़ हो गई इनकम, और 97% इनकम तृणमूल कांग्रेस की आई है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनकी भाई 55.09% इनकम आप कह लो पॉलिटिकल डोनेशन आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। जबकि 4 पार्टीज ऐसी हैं, सीपीआईएम, सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से एक भी पैसा नहीं मिला है एज पर देयर सबमिटेड अकाउंट। ठीक है भाई, ये सब बातें हैं। फिर खर्च कितना किया इन पॉलिटिकल पार्टीज ने। बीजेपी को जो 1917.12 करोड़ रुपए मिले, उसमें से बीजेपी ने खर्च किए हैं 854.46 करोड़ रुपए, जबकि 44.57% लगभग। तृणमूल कांग्रेस ने 268.33 करोड़ खर्च किए हैं, 49.17%। कांग्रेस ने अपनी इनकम का 73.98% खर्च किया है। ज्यादातर जो बीजेपी के एक्सपेंसेस थे वो इलेक्शन और जनरल प्रोपेगेंडा में गए, जिसमें खर्चा हुआ 645.85 करोड़ का, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ 133.316 करोड़ का। इस प्रकार से कुछ और डाटा दिया हुआ है, सिंपल सा डाटा है दोस्तों, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला कुछ एनालिसिस है नहीं। पीपीटी आप एक बार पढ़ लोगे, आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगे।
नवंबर 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिख के सारी पॉलिटिकल पार्टी से मैंडेटरी बोला था कि आपको अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट पेश करनी है। तो उन ऑडिटेड रिपोर्ट से भी इन पर्टिकुलर फिगर्स को वेरीफाई किया जाता है। फिर भाई अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इश्यूज विद ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पैनल रिक्वेजिशंस एफआरए इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो भैया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की लड़ाई चल रही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स से। क्यों चल रही है? क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लेके आई फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बोलना है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को वायलेट करते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने एक जंग सी छेड़ दी यहां पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अगेंस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में एफआरए के इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी अलग अलग राज्यों ने या केंद्र शासित प्रदेशों ने स्टेप्स लिए हैं ना, उन स्टेप्स से रिलेटेड जो खाका था, जो डॉक्यूमेंट था, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी अलग अलग राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के इंप्लीमेंटेशन में स्टेप्स लिए, उनका खाका आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोवाइड करिए। ठीक है ना भाई। फॉरेस्ट राइट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट लैंड की ओनरशिप ट्राइब्स लोगों के लिए रहेगी या फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास रहेगी, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं, वो सदियों से उनके पूर्वज वंशज फॉरेस्ट में रहे चले आ रहे हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव साहब, इनका बोलना है कि भाई हमने तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से बनाए हैं, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोल रही है कि ये बिल्कुल बकवास बात है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वायलेट हो रहा है थ्रू दिस न्यू रूल्स, थ्रू दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। इस कंटेक्स्ट में देखो तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखता है और बोलता है कि क्लॉज 8D ऑफ आर्टिकल 338A के अंदर ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार या इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो भी पेपर सबमिट किए हैं, इस पर्टिकुलर सबमिशन को असर्ट करने के लिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वायलेट नहीं हो रहा है, वो पेपर की कॉपी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अवेलेबल करवाई जाए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स उसको प्रॉपर तरीके से रीड करेगा और फिर उसमें एक फाइनल डिसीजन यहां पे देगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। टाइटल का रिजेक्शन कितने केसेस में हुआ, कितने केसेस में फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट हुआ, इन सब चीजों को स्टडी कर रहा है। अब आप बोलोगे ये रिजेक्शन ऑफ टाइटल्स क्या है, तो आप समझिए दोस्तों क्या होता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर जो ट्राइब पीपल हैं और जो कम्युनिटी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको ये राइट दिए गए हैं कि आप फॉरेस्ट लैंड को क्लेम कर सकते हो। तो वो सरकार को लिख के अर्जी डालते हैं कि भाई मैं इतने इलाकों में इतने समय से रह रहा हूं, तो इतने इलाके का सस्टेनेबल यूज मुझे एलोकेट किया जाए। और उसके बाद अगर राज्य की सरकार एक नोटिफिकेशन के थ्रू आपको उत्तर इलाके का ओनरशिप मानती है, तो वो होता है आपको टाइटल ग्रांट करना। ठीक है ना। तो राज्यसभा में दिसंबर 2022 में जो डाटा टेबल किया गया, उसमें यह पता चला कि फॉरेस्ट लैंड के जो भी क्लेम्स आए हैं एफआरए के अंदर एज ऑफ जून 2022, उसमें से केवल 50% क्लेम्स ही एक्सेप्ट हुए हैं, बाकी रिजेक्ट हो गए। कम्युनिटी लेवल पे जो क्लेम्स आए हैं वो 60% एक्सेप्ट हुए हैं और इंडिविजुअल लेवल पे जो क्लेम आए हैं वो ऑलमोस्ट 50% रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इंडिविजुअल लेवल के क्लेम्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जा रहा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर, लेकिन कम्युनिटी लेवल के क्लेम्स को फिर भी कंपैरेटिवली एक्सेप्ट किया जा रहा है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया कि यार ये इंडिविजुअल लेवल का क्लेम क्या है, कम्युनिटी लेवल का क्लेम क्या है, तो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जंगलों में। अगर एक ट्राइबल इंडिविजुअल जाके बोलता है कि भाई इतनी जगहों पे मेरा घर है, मैं इतने दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ, ये जगह मुझे एलोकेट किया जाए, तो उसको बोलेगा इंडिविजुअल क्लेम। और अगर एक ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल 50, 100, 20, 25 या 100, 150 लोगों का एक ग्रुप जाके क्लेम कर रहा है राज्य की सरकार के पास कि भाई ये पूरा इलाका, ये पूरा जंगल हमारा है, हमें इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए रहने का, सस्टेनेबल बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन करने का, तो वो बोला जाएगा कम्युनिटी क्लेम। तो 60% कम्युनिटी क्लेम एक्सेप्ट किए गए और 50% के लगभग, या कह लो उससे थोड़े कम ही आपके इंडिविजुअल क्लेमों को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। बहुत सारे क्लेम्स यहाँ पे रिजेक्ट भी किए गए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन डॉक्यूमेंट के आधार पर यह जानने की कोशिश करेगी कि जो क्लेम्स रिजेक्ट किए गए हैं उनको रिजेक्ट करने का प्रोसेस क्या था, रिजेक्शन के रीजंस क्या थे, और उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करके खाका सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए। मैं आपको बता दूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच बैठी और उसने ये बोला कि जिन क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है वहां पे आप ट्राइबल्स को एविक्ट कर दो। अब अपने आप में ये बहुत टफ डिसीजन था। समझिए दोस्तों,
एक ट्राइबल लैंड पे एक ट्राइबल फैमिली या इंडिविजुअल रह रहा है, काफी लंबे समय से रह रहा है, वो अपने क्लेम को एक्सरसाइज करने के लिए राज्य की सरकार के सामने अर्जी डालता है कि मैं भाई इस इलाके में लंबे समय से रह रहा हूं, मुझे यहां पे आप रहने दो। राज्य की सरकार उसकी अर्जी रिजेक्ट कर देती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्लेम जाता है कि ये इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर इलाके पे इलीगल तरीके से रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि इसको इविक्ट कर दो। तो वो ट्राइबल इंडिविजुअल जो कि सदियों से, सालों से उसके वंशज वहां पे रह रहे हैं, उसको एकदम से उस जगह से इविक्ट किया जाने लगता है। बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बहुत सारे आप कह लो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने जाके बताया कि कैसे ये इंडिविजुअल्स एडवर्सली अफेक्ट होंगे अगर इनको इविक्ट किया जाता है। कईयों को तो रिजेक्शन नोटिसेस सर्व भी नहीं किए गए हैं, ट्राइब्स पीपल को प्रॉपर तरीके से चांस नहीं दिया जा रहा है अपनी ओवरऑल क्लेम को असर्ट करने का। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इविक्शन ऑर्डर को थोड़ी देर के लिए स्टे कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि यहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट प्ले में हो सकते हैं, हो सकता है माइटी पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पे पीछे से चीजों को अफेक्ट कर रहे हो राज्य की सरकार के साथ मिलके इन पर्टिकुलर इलाके में माइनिंग या कोई और कॉमर्शियल एक्टिविटी खोलने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइबल उनके रास्ते में रोड़ा हो। तो इसी कंटेक्स्ट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत ज्यादा एक्टिव है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो इंक्रोचमेंट्स पे सैटेलाइट सर्वे कराया गया, इसकी भी एक कॉपी मांगी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने। क्लेम रिजेक्शन की सारी कॉपीज मांगी हैं और केस को एक्टिवली परस्यू कर रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अगेंस्ट। लेट्स सी यहां पे क्या निकल के आता है, क्या ये ट्राइबल लोग अपनी जंग जीतेंगे? ओनली टाइम विल टेल। तो अब आ जाते हैं भाई हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आई होप करंट अफेयर्स का डिस्कशन दोस्तों आपको मजेदार लगा हो। मैं कोशिश करता हूं कि चीजें आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा टाइम न लूं आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना लेक्चर। मैं तो कोशिश करता हूँ 40 मिनट में खत्म हो जाए, बट 40 मिनट में खत्म होता नहीं है, 50-55 मिनट चला जाता है। और मैं ये जानता हूँ कि 50-55 मिनट का लेक्चर देखने में आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाता होगा, क्योंकि सिर्फ एक फ्लो में आप कुछ चीज़ें आपको रिवाइंड करनी पड़ती होंगी, क्योंकि मैं तो तेज़ बोलता हूँ, ठीक है ना। तो उस केस में 1.5 से 2 घंटा आपका जाता है। तो मेरा ये रहता है कि भाई 40-50 मिनट के लेक्चर में आप 1.5 से 2 घंटा देख के पूरी करंट अफेयर्स जान लो, या कि पूरा दिन का टाइम आप बाकी चीज़ों को पढ़ने में दो। आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। चलिए पहला आर्टिकल देते हैं, पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी विद इन द पोर्टल्स ऑफ जुडिशरी। फैजन मुस्तफा साहब का एक आर्टिकल है। ये जो थॉट प्रोसेस यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या बोला, दैट जस्टिस इज ब्लाइंड इज अ पार्ट ऑफ मिथ सिस्टम। होता है ना कि कानून अंधा है, तो जो लोग ये बोलते हैं हाँ भी कानून अंधा है, वो बकवास कर रहे हैं, मिथ है ये। अ जज इज अ लॉयर हु इज अ पॉलिटिशियन हु इज अ फ्रेंड। मतलब जज एक लॉयर है, ठीक है ना, वो पहले उसने लॉ का प्रोफेशन किया, अब वो जज बन गया। लॉयर एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन के बहुत सारे दोस्त हैं। मतलब जुडिशरी भी पॉलिटिकली बायस्ड हो सकती है। कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश की थी जज पॉल लीही ने अपने किसी एक जजमेंट में, और ये बात ऑथर यहां पे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी के अपॉइंटमेंट में। एल विक्टोरिया गौरी को अपॉइंट किया गया मद्रास हाई कोर्ट में एडिशनल हाई कोर्ट के जज के एज अ। उसके बाद अगर आप देखो तो उनके अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे एडवोकेट सामने आ गए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट यहां पे सबमिट किया, ठीक है भाई। बाद में 2 जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके सामने बातचीत गई एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी को लेकर, फाइनली एल विक्टोरिया गौरी जी के अपॉइंटमेंट को सही माना गया। तो शायद फैजल मुस्तफा साहब इनडायरेक्टली यहां पे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई जो लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल डिसीजन नहीं देती तो वो देती, इससे पता चलता है। साफ साफ ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ पॉलिटिकल कोर्ट। अच्छा, पॉलिटिकल कोर्ट कहने का टेक्निकल वजह क्या? टेक्निकल वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बाइटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे वाला मैटर चल रहा है आपका महाराष्ट्र के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैटर है, बट इस पॉलिटिकल मैटर के बीच में आर्बाइटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल कोर्ट भी हो जाता है। और कई बार पॉलिटिकल कोर्ट के अंदर जो जज बैठे होते हैं ना, उनकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस होती है वो बहुत हद तक पॉलिटिकली लीनिंग पे आधारित होती है। तो पॉलिटिकल लीनिंग्स में आप हर केस में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो जज है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल डिसीजन देगा। समझ गए? तो बेसिकली आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीनिंग्स जजेस की ओवरऑल सही डिसीजन नहीं दिलाएंगे, इस बात में कंसर्न होना पूरी तरीके से सही है। फिर देखिए क्या लिखा है, वेदर जस्टिसेस ऑफ द कोर्ट लाइक इट और नॉट, अंडरस्टैंड इट और नॉट, केयर अबाउट इट और नॉट, द प्लेन फैक्ट रिमेन्स दैट द कोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर प्योरली पार्टी पॉलिटिकल एंड्स इन सर्टेन सिचुएशंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट को भी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात में कोई दो राहे नहीं है। और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट खुद ये चाह के नहीं रोक पाती। और इसके न्यूमरस एग्जाम्पल्स पेश कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर साहब। फैजल मुस्तफा साहब ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स रखे हैं यार, उसमें पढ़ने में काफी मजा आया।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो हिंदुत्व जजमेंट था 1996 का, वो बीजेपी की आइडियोलॉजिकल पोजीशन को लेजिटिमाइज करा था। एडीएम जबलपुर 1976 का केस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के फेवर में गया। एसआर बोमई 1994 का केस मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार को उखाड़ गया, जिससे कांग्रेस को काफी फायदा हुआ। ये हुआ था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद। फिर जो रफाल वर्डिक्ट आया 2018 में, वो बीजेपी की सरकार के फेवर में चला गया, कांग्रेस के अगेंस्ट चला गया। अयोध्या केस 2019, इसका भी बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था। जो पेगासस ऑर्डर आया था 2021 का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब का, वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट था और बहुत हद तक अपोजिशन पार्टीज के फेवर में माना जा रहा था। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का रिजर्वेशन है आपका 10% का, और जो डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन था, इसमें भी ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पार्टी बीजेपी के फेवर में डिसीजन दिया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको मदद कर रहा है। तो ऑथर ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि कई बार जब मेरिट्स पे भी डिसीजन दिए जाते हैं तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चले ही जाते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल तो देखो रहेगी ही रहेगी। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और द आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में आप कह लो इंक्वायरी अभी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देना बाकी है। उसमें क्या डिसीजन आएगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। जिस प्रकार के केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर और दूसरे के अगेंस्ट में नजर आता है। अभी देखो 1000 प्लेसेस का नामकरण को बदलना, यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉ लेके आना, एंटी कन्वर्जेंस लॉ लेके आना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना, लव जिहाद से रिलेटेड नियम कानून, ये सब कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉलिटिक्स को डिस्प्ले करते हैं। और ये केवल आज नहीं, पास्ट में भी हुआ है। 12 मई 1973 की बात है, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद क्या हुआ था कि इनफैक्ट इमरजेंसी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 3 सीनियर मोस्ट जजेस को स्किप करके जस्टिस एन रो को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इन 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने रिजाइन कर दिया। उस समय पे काफी बड़ी बात होती थी, लेकिन सरकार झुकी नहीं, गांधी जी झुकी नहीं। और मिस गांधी के बिहाफ पे जो उनके कैबिनेट कलीग थे एम कुमार मंगलम, उन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन को पार्लियामेंट के फ्लोर पे बहुत एग्रेसिवली परस्यू और डिफेंड किया। समझ गए बात को। तो ये ओवरऑल ये दिखाता है कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकली बायस थी, और ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जज के फेवर में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि लेफ्ट सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजी के जजेस होते हैं, तो आइडियोलॉजी के हिसाब से हम जजेस नहीं कलेक्ट कर सकते। एक जज का एटीट्यूड और उसकी पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है। देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं वो चाहती हैं कि जज उनके हिसाब का हो, जज उनके हिसाब से डिसीजन दे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि एक जज उसके अगेंस्ट डिसीजन दे, ठीक है ना भाई। और इसके यहां पे न्यूमरस इंस्टेंसेस दिए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्टिस डीजे पालेकर जज बनाए गए थे, चूंकि उनकी लॉ मिनिस्टर एचआर गोखले से अच्छी पहचान थी। जस्टिस एसएन द्विवेदी की एचएन बहुगुणा से अच्छी पहचान थी। सीजीआई उनके अपॉइंटमेंट में रोड़ा डाल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको यहां पे अपॉइंट किया गया। तो भतेरे यहां पे आपको इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। जस्टिस एमएच बेग ये अपॉइंट किए गए थे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के कहने पे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिकरी साहब इनका अपॉइंटमेंट नहीं चाहते थे, ठीक है। अब पास्ट में ये देखा गया है कि भले ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो अपॉइंटमेंट्स, किसी पर्टिकुलर जज को किसी पॉलिटिशियन के साथ पहचान की वजह से अपॉइंटमेंट किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रांग डिसीजन आते थे। जैसे चंपकम दोराई राजन केस 1951 में मद्रास की रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रक डाउन किया गया था 7-0 से सरकार के स्टैंस के अगेंस्ट। आईसी गोकुलनाथ 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की ताकत नहीं दी, बोला कि फंडामेंटल राइट्स प्राइमोर्डियल राइट्स हैं, ह्यूमन पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक नेशनलाइजेशन के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया 10-1 से आरसी कूपर 1970 में, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी पर्सेस को 9-2 मेजॉरिटी से स्ट्रक डाउन किया गया। केशवानंद भारती जजमेंट 1973। तो इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे थे, ऐसा नहीं है कि उन जजेस का पॉलिटिशियंस के साथ कोई लिंक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन जजेस ने एक स्ट्रांग पॉइंट लिया और प्रॉपर तरीके से जजमेंट दिया। लेकिन आज की डेट में ये चीजें हमें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। कॉलेजियम सिस्टम की एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में पास्ट के इवेंट्स को कोट करके चीज़ों के यहाँ पे बात की जा रही। तो पास्ट में ओवरऑल कहीं ना कहीं जजेस के भी पॉलिटिकल लिंक्स हुआ करते थे, बट वो स्ट्रांग डिसीजंस देते थे। आज की डेट में हमें वो टेंडेंसी देखने को नहीं मिलती, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। फिर भाई फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल, क्या बताया जा रहा है। बिहार में रिसेंटली एक सर्वे हुआ, एक बच्चे से पूछा गया, कक्षा 7 में पढ़ता था, लड़का था,
तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने बताया कि मैं मैथमेटिक्स और साइंस टीचर बनना चाहता हूं, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है फेवरेट। दूसरी लड़की से सवाल पूछा गया कक्षा 7 की, तो उसने बोला कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगी। और ऐसे बहुत सारे स्कूल के बच्चों से सवाल पूछे गए बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ज्यादातर केसेस में यह देखा गया कि मैथमेटिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स लड़कों द्वारा चुने जा रहे थे, लड़कियां इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रही थी। और बेसिकली ये भी देखा गया कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना लड़के लड़कियों से, ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स थे। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में भी गर्ल्स साइंस और मैथमेटिक्स को प्रेफर नहीं कर रही थी। और अगर कोई गर्ल साइंस को प्रेफर कर रही है तो लाइफ साइंसेज ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को प्रेफर कर रही है, फिजिकल साइंसेज जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनको प्रेफर नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब चलता है? इसका यह पता चलता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। आप उसको फेयर या डिजायरेबल किसी भी एंड से नहीं कह सकते। मैथ इंटेंसिव अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में, इंजीनियरिंग कोर्सेज में आपको डिस्प्रोपोर्शनेट सेंस में लड़के ज्यादा नजर आएंगे, लड़कियां कम नजर आएंगी। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के अंदर तो जो लड़कों की परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वो लड़कियों से बहुत ज्यादा अच्छी है। ये एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने बताया है। 2010 से लेकर 2018 तक का अगर हम डाटा उठा के देखें तो बॉयज आउट परफॉर्म कर रहे हैं गर्ल्स को मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर आप रीडिंग स्कोर की बात करो, इंग्लिश की बात करो, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करो, तो बॉयज और गर्ल्स की परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। पर जब साइंस, मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक आ जाते हैं, खासकर मैथमेटिक्स, तो बॉयज की परफॉर्मेंस डिस्प्रोपोर्शनेट सेंस में गर्ल्स से ज्यादा रहती है। बट यहां पे एक कैच है। अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की बात करो तो यहां पे बॉयज गर्ल्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं मैथ में, लेकिन साउथ इंडिया में गर्ल्स आउट परफॉर्म कर रही हैं बॉयज को मैथमेटिक्स में। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि एबिलिटी आपके जेंडर पे डिसाइड नहीं होती। आप लड़का हो या लड़की हो, इस बात पे चीज डिसाइड नहीं होगा कि आप मैथ में अच्छा परफॉर्म करोगे या साइंस में अच्छा परफॉर्म करोगे। आपके लिए कंडीशंस कैसी मतलब प्रेजेंट की गई। सिस्टमैटिक डिवैल्यूएशन किया जाता है गर्ल्स का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्लासरूम में, खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में, और ये चीज नहीं होती सदर्न स्टेट्स में। इसलिए सदर्न स्टेट्स में एक लड़की मैथमेटिक्स के फील्ड में बॉय को आउट परफॉर्म कर देती है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप देखो तो सेंट्रल और स्टेट पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन और बायस को टैकल करने की बात की है, गर्ल इनरोलमेंट को बढ़ाने की बात की। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी यह है कि वुमेन और फीमेल चाइल्ड का जो इनरोलमेंट है स्टेम सब्जेक्ट्स में, इसको बढ़ाने के ऊपर भी एक स्पेसिफिक पुश हो। इंक्लूसिव आप कह लो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए स्टेम सब्जेक्ट्स की हर जेंडर के लोगों के पास, तभी अटेंडेंस और इकोनॉमिक जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है गर्ल्स की वो यहां पे बढ़ेगी। ठीक है, फिर जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग देने की जरूरत है टीचर्स को। एक जेंडर इंक्लूसिव फंड स्टेट्स में खोलने की जरूरत है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो कि डेवलप किया गया नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जेंडर डिस्पैरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। इस रिकॉग्निशन को एक लीगल बेसिस मान के बहुत ही एग्रेसिव बेसिस पे जो स्टेम सब्जेक्ट्स में डिसएडवांटेज है गर्ल्स का, इसको हटाने की जरूरत है। ठीक है ना, और ये हटाया जा सकता है अगर इसकी रेगुलर कोशिश की जाए। बट अगर इस टैबू को, इस बायस को प्रमोट किया जाएगा कि हाँ भाई लड़कियों को मैथ समझ में नहीं आती, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रही, लड़कों को समझ में आ रही है, तब तो भाई काम देखो नहीं बन पाएगा। फिर नेक्स्ट प्रियांजलि मलिक जी का आर्टिकल है G20 इंडियाज प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अब ये बता रही, देखिए पहले तो उन्होंने आपको थोड़ा बेस बताया, बहुत कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं। G20 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पैदा हुआ था 25 साल पहले, बाद में इसको अपग्रेड किया गया, इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट्स को आ गए। ग्लोबल फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है 10 साल के बाद, उसमें मतलब 2008 में, तो बेसिकली G20 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया, उसके बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। आज की डेट में G20 प्रीमियर फॉर्मर बन गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का। अभी इंडिया के पास इसकी लीडरशिप है और ये प्रीमियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन चल नहीं पा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर दुनिया बटी हुई है और इंडिया अपनी लीडरशिप में ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। बेंगलुरु में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई, उसमें कोई ज्वाइंट कम्युनिक इशू नहीं हुआ। और अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, वहां पे भी दो ग्रुप्स बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ है G7 जिसको लीड कर रहा है जापान, और दूसरी तरफ है आपका रशिया, चाइना। अब इस बीच में इंडिया फंस गया है। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि आप व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज करो, रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज करो, रशिया यूक्रेन वॉर को वॉर बोलो। इंडिया इसको क्राइसिस बोलता है। इंडिया ऐसा कर नहीं रहा है। इंडिया ने अभी UNGA की वोटिंग में भी अब्सटेन किया। इंडिया का ये प्रॉपर स्टैंड है और इस प्रॉपर स्टैंड को लेकर दुनिया भर की कंट्रीज, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो ऑथर अपना व्यू पॉइंट ये दे रहा है कि इंडिया कब तक
आप कह लो साइड लाइन पे बैठेगा। इंडिया को प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा, इंडिया को रशिया को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। रशिया को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमें एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। ये बातें यहां पे प्रियंजलि मलिक जी कह रही हैं, लेकिन इनकी बातों में एक बेसिक सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मैच्योरिटी मिसिंग है। रीजन बीइंग कि देखिए, इंडिया इस समय पे कोई पॉलिटिकल स्टांस नहीं ले सकता। हमें सारी कंट्रीज की जरूरत है, हमें रशियन तेल की जरूरत है। ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, एक फ्रंट रशिया के अगेंस्ट हम नहीं खोल सकते। आज की डेट में हम रशिया को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, कल की डेट में रशिया पाकिस्तान को वेपन्स बेचने लगेगा। चाइना का क्लाइंट स्टेट तो देखो वो बनेगा ही बनेगा, बट इतना बड़ा क्लाइंट स्टेट नहीं बनेगा कि इंडिया के साथ कल की डेट में पल्ला झाड़ा ले। बट ओवरऑल हम अगर पूरी तरीके से एंटी रशिया हो जाते हैं तो ईरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सब इलाकों में कहीं ना कहीं हम एक डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। शायद इतनी बेसिक बात प्रियंजलि मलिक जी को समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो ऐसी बातें यहाँ पे कर रही है। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये मेरा व्यू पॉइंट है, अब आपका अपना एक अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। आपका जो भी व्यू पॉइंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैसेज फॉर मैच्योरिटी, गवर्नेंस एंड चीफ मिनिस्टर शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। तो देखिए यहां पे टॉपिक रिपीट कर दिया गया, कल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वही यहां पे रिपीट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को रैंक कर लड़ाई नहीं प्रिवेल करने देनी चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत सिंह मान और जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, जो कि आपके गवर्नर हैं भाई पंजाब में, उन दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई। ओवरऑल स्कूल प्रिंसिपल्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजना था भगवंत मान साहब को। गवर्नर ने बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट दिखाओ। भगवंत मान साहब ने बोला कि मैं लोगों को रिस्पॉन्सिबल हूं, गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ऑब्वियस सी बात है भगवंत मान ने यहां पे गलती की, ठीक है ना भाई। अंडर आर्टिकल 167 ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर। तो अगर गवर्नर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे तो भगवंत मान साहब को चुपचाप अवेलेबल करवाने चाहिए थे। तो यहां पे गवर्नर को काउंटर करके भगवंत मान ने गलती की। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बजट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाना ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है गवर्नर की अंडर आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों को ही झाड़ लगाई है यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम भी गलत, बकवास करना बंद करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा करो, ये गड़बड़ है। तो इस टॉपिक के बारे में सारे लीगल बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो और डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आखिरी आर्टिकल है सीयरिंग चार्जेस। भाई टेम्परेचर को लेकर थोड़ी टेंशन होने वाली है। फरवरी 2023 इंडियन मेट्रोलॉजिकल के डिपार्टमेंट के हिसाब से 1901 से लेकर अब तक का सबसे गर्म महीना है फरवरी का। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है 29.54 डिग्री सेंटीग्रेड। फरवरी वैसे तो स्प्रिंग या विंटर मंथ माना जाता है आईएमडी के द्वारा, और इसमें जो टेम्परेचर्स होते हैं वो लो 20s में होते हैं, 21, 22, 20, 20.5 इस तरीके से होते हैं टेम्परेचर। 29.54 एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर अपने आप में बहुत ज्यादा है दोस्तों। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 1.73 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है और मिनिमम एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल से 0.81% ज्यादा है। तो आगे आने वाले समय में समर्स में प्रॉब्लम एक्साकर्बेट होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगी। हीट वेव्स मार्च से मई में पूरे देश में देखने को मिलेंगी। कुछ इलाके हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, कोस्टल कर्नाटका, यहां पे हीट वेव्स ना देखने को मिले, बट बाकी हर जगह हीट वेव्स देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और एवरेज टेम्परेचर भी बड़ा नजर आएगा। हीट वेव क्या होता है? जब मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो या नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, ठीक है ना। हीट वेव्स का इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज पे पड़ता है, ये हमको पता है। लैंडसेट स्टडी ने ये रिपोर्ट किया है कि भैया एक्सट्रीम हीट की वजह से 55% इंक्रीज देखने में मिला है मौतों में, ठीक है ना। और एक्सेसिव हीट की वजह से 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स भी यहां पे जाहिर हुए, और इसका एग्रीकल्चर पे भी इंपैक्ट आ रहा है। इंडिया ने 2021-22 क्रॉप सीजन में 106.84 मिलियन टन व्हीट पैदा किया था, ठीक है ना, लेकिन 2020-21 में पैदा किया था 109.59। तो हमारी जो व्हीट की खेती है वो भी कम होती नजर आ रही है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड इंक्रीज्ड टेम्परेचर्स। अब इस साल के मॉनसून के ऊपर इस हीट का कितना इंपैक्ट आएगा हमें पता नहीं है। पिछले 3 सालों में जो बारिश हुई है वो थोड़ी बहुत ठीक हुई है, रीजन बीइंग ला लीना की वो अवेलेबिलिटी थी। अब अगर एल नीनो आ जाता है तो एल नीनो में आपको पता है कि इंडियन मॉनसून्स कमजोर पड़ जाएंगे, जो हमारे देश के ऊपर बारिश होती है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो लोकल वेदर और इंटरनेशनल क्लाइमेटिक पैटर्न काफी कॉम्प्लेक्स हैं, ये किस प्रकार से प्ले आउट करेंगे ये तो देखो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ही पता चलेगा। हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं, तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट आप कह लो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है।
देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और हीट वेव्स में वो कंट्रीब्यूट करेगा, बट साइंस बहुत हद तक अनसर्टेन है और इसमें बहुत वैराइड फैक्टर्स हैं प्ले में। तो हमें इन वैराइड फैक्टर्स के लिए तैयार रखना है, अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को तैयार रखना है, राइजिंग टेम्परेचर्स से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिव रखना है। हर राज्य की सरकार को अपने एक्शन प्लान्स और वार्निंग इनिशिएटिव्स को तैयार रखना चाहिए। रूरल इंडिया में मदद सही समय पर पहुंच सके, इसको तैयार करना चाहिए। हमें समय समय पर शोध करते रहने चाहिए कि कैसे हम नई क्रॉप वेराइटीज को डेवलप करें, कैसे समय समय पर फार्मर्स को एड करें सॉइल और वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लेके, ताकि इस प्रकार के चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस को हम इफेक्टिवली टैकल कर सकें। तो इतना ही था आज का एडिटोरियल दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आ रहा हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय। ध्यान रखिए।